जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल लर्निंग डे पे। तो आज ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आप लोगों के लिए अप्लाइड केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके प्रीवियस 5 ईयर्स के 5 सालों के प्रश्न पत्रों को एनालाइज करके आपके लिए ये सेशन लाया गया है। इसमें आज जो बच्चे देखेंगे वीडियो उनको रियलाइज होगा, लास्ट तक जो देखेंगे उनको बिल्कुल फायदा होगा कि जो जितने भी क्वेश्चंस आज कराए जा रहे हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, वो कितने मोस्ट 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 वीवीआईपी, मतलब जितना भी आप उसको नाम दे सकते हैं सब दे दीजिए। अगर आप उतना करके चले जाते हैं, बस आपको उतना ही करना जितना मैं आज करा रहा हूँ। जो बच्चे नहीं पढ़ाई कर पाए हैं, इनको कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, या फिर जो बच्चे नहीं पढ़ पाए किसी भी रीजन की वजह से, अगर वो इतना क्वेश्चन खाली अटेंड कर लेते हैं तो मैं कह रहा हूँ गारंटी से कि उनका 50 में से आराम से 30 नंबर आ जाएगा। इतने लेकिन क्वेश्चन याद होने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ आज आप लोगों के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना सेशन बिना समय कोई व्यर्थ गंवाए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 6 से है। बहुलीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता और क्रिया विधि की विवेचना कीजिए। हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों को बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर इंग्लिश में भी बताइए, तो इंग्लिश में भी लिख करके लाया हूँ, हिंदी में भी लिख करके लाया हूँ। बस आपको अपना डेडिकेशन बनाए रखना है, पढ़ना है बस अच्छे से। पॉलीमराइजेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, आपको इसका मेथड्स बताना है, मतलब इनकी विधियां कैसे इनको बनाया जा सकता है, क्रिया विधियां इनकी बतानी है। ठीक है, तो इसको पहले लिखना कैसे है। पॉलीमराइजेशन की आपको क्या बतानी है, डेफिनेशन। आपको क्या लिखनी है, सबसे पहले परिभाषा। परिभाषा लिखने के बाद आप 2 लाइन की जो हमेशा याद करने वाली चीजें होती है उसको लिखना है। लिखने के बाद इसकी विशेषताएं, तो विशेषताएं आप कैसे लिखेंगे, विशेषताओं के लिए आप क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे विशेषताएं। मैं आप लोगों के लिए एक सेशन छोटा सा लेकर के आने वाला, जिसमें आपको बताऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, जिससे कि आपका पूरा का पूरा नंबर अच्छे से मिल जाए। क्योंकि आंसर को याद करना, रटना, और आंसर को कॉपी पे रिप्रेजेंट करना, प्रदर्शित करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। इसीलिए आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। ठीक है, कि आंसर कैसे लिखा जाता है। तो इसकी विशेषता और क्रिया विधि, पहला क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया। ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये लगभग आपको दीर्घ उत्तरीय मिलेंगे या फिर कभी कभी लघु उत्तरीय। बहुलीकरण जैसे आ गया तो ये आपको 2 नंबर में भी आ सकता है कि बहुलीकरण क्या है, और बहुलीकरण के कुछ आपको उदाहरण देकर के समझाने होंगे। ठीक है, या फिर इसकी क्रिया विधियां भी कभी 2 नंबर में आ सकता है, खाली खाली क्रिया विधियां। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखिए मैं अंग्रेजी नहीं लिख पाया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। इनके बीच में अगर आप डिफरेंस करके याद करेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, ये 2 टाइप के थर्मोप्लास्टिक होते हैं यहाँ पे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। इन दोनों को अगर आप अंतर, डिफरेंस आप हमेशा लिखेंगे ऐसे, आप पहले लिखिए थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। दोनों को डिफरेंस लिखते समय आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 1, इसका पॉइंट नंबर 1, पहले इसका जो जो पॉइंट आप थर्मोसेटिंग के बारे में, जैसे आप इसकी डिफिनेशन लिख रहे हैं कि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है क्या, इसको लिखने के बाद आप यहाँ पे जस्ट इसका सेम, जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस संदर्भ में आप इसका डिफरेंस बता रहे हैं, उसी संदर्भ में इसको भी बताएंगे, जो पॉइंट नंबर 1 में होगा और यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में होगा। ठीक है, कभी ऐसा नहीं करेंगे कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की परिभाषा यहाँ पे बता रहे हैं और यहाँ पे एग्जाम्पल बताने लगे इसके सामने, ऐसा नहीं करना, जिससे कि जो एग्जामिनर है, ठीक है, जो जो कॉपी आपकी जांचता है, वो क्या करेगा, वो देखेगा कि हाँ यहाँ पे क्या लिखा, फिर यहाँ पे मिलाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छा अंतर बच्चे ने बताया हुआ है, तो सीधा वो आपको क्या करेगा, नंबर दे करके सीधा आगे बढ़ जाएगा। ये सब क्वेश्चन हमेशा 5 नंबर में आ सकते हैं, दीर्घ उत्तरी में आ सकते हैं। ठीक है, कभी कभी। और अगला क्वेश्चन है पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या आता है कि आप ये इसको वेरी शॉर्ट में भी कभी क्या आ जाता है, मतलब अति लघु उत्तरी में आ जाता है, अति लघु उत्तरी या फिर वेरी शॉर्ट में। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पीएमएमए, नाइलॉन 6, डेक्रॉन, नाइलॉन 6। आप ये, मतलब मुझे दिक्कत होती है बच्चों को रटने में, ये समस्या होती है, मुझे पता है कि वो लोग स्ट्रक्चर नहीं याद कर पाते, मतलब इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या करते हैं पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, उसमें सारा आपको स्ट्रक्चर, मतलब किससे कौन सा, यहाँ पे मोनोमर लिया, यहाँ पे मोनोमर लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे पीएएन बनता है। तो आपको क्या करना होगा, इन तीनों का स्ट्रक्चर याद करना होगा। अगर आपको दिक्कत होती है, अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो बिल्कुल आपके लिए वेल इनफ है, आप उसको तैयार कर लीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो क्या करिए, इनके फॉर्मूले याद कर लीजिए, बस फॉर्मूले याद कर लीजिए, या फिर सिर्फ पीएएन का जो स्ट्रक्चर है उसको तैयार कर लीजिए। इसके मोनोमर्स को, इसके एकलक को तैयार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि किससे मिलकर के ये बना है। और इनका नाम तो आपका फुल फॉर्म एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर नहीं याद कर पाते हैं तो आप मोनोमर्स के नाम भी याद कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका आपको याद करने का, आपकी किताब में दे रखा होगा, नोट्स में दे रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 5 स्टार लगा रखा है, आईयूपीएसी। आईयूपीएसी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। कभी कभी ऐसा आता है ना पेपर में कि जहां पे आपको अंतिम वाला जो क्वेश्चन होता है, जहां पे आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, वहां पे आपको 5 पार्ट में, 1 2 3 4 5 के पांचों पार्ट में आपको आईयूपीएसी के स्ट्रक्चर दे रखा होगा, वहां पे आपको आईयूपीएसी नामकरण करना होगा, आईयूपीएसी नाम पद्धति उसकी बतानी होगी।
तो इसीलिए आप जितना ज़्यादा IUPAC के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। अगर आप अभी तक नहीं कर चुके हैं तो आप लर्निंग डे चैनल पे जाएंगे तो आप वहां से सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो अगर आप लोग कहें, अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सर मुझे ऐसा करिए कि आप 50 मिनट में, 50 से 60 मिनट में, 1 घंटे में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जितने भी हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हों, पिछले प्रश्न पत्रों में, उसको प्रैक्टिस करा दीजिए, जिससे कि आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते। IUPAC का एक ही निवारण है कि आपको क्वेश्चन मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 5, वार्निशेस या फिर वार्निश, इसको हिंदी में भी ये कहते हैं, अंग्रेजी में भी कहते हैं। वार्निश के उद्देश्य मतलब एम एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा है। इसकी क्या करना है आपको, इसकी चर्चा करनी है, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है और इसके यूजेस को भी बताना है, ठीक है। वार्निशेस के उद्देश्य, इसके एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी विवेचना करनी है, या फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, आप कुछ भी समझ लीजिए और इनके उपयोग भी बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। पेंट, पेंट की विशेषताएं और पेंट के लक्षण। लक्षण का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पेंट्स, मतलब एक अच्छा पेंट कैसे हो सकता है, उसके क्या क्या गुण होते हैं। आप जब भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पेंट की विशेषताएं। पेंट की विशेषताएं हेडिंग डालने के बाद क्या करेंगे, जैसे अगर आपने ये जो मार्जिन बनाया आपने लेफ्ट साइड में ब्लैंक पेपर में, तो आप क्या करेंगे, यहां से आप चालू करेंगे, पहला पॉइंट यहां पे डालेंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर A B C D ऐसा कर सकते हैं, 1 या फिर A या फिर 2 या फिर B, ऐसे पॉइंट्स में आप क्या करेंगे, जिन जिन विशेषताओं को आप याद करे हुए, जितना भी आपको याद है, पॉइंट्स में आप जितना अच्छा लिखेंगे तो टीचर ने देखा हाँ ए पॉइंट बहुत सही, 1 नंबर दे दिया, फिर 2 पॉइंट, फिर दूसरा नंबर दे दिया। मतलब ऐसे वो नंबर देने के मतलब आपको टीचर को मोटिवेट करना है कि वो अच्छे से अच्छा नंबर आपको दे। और पेंट में प्लास्टिसाइजर का जो यूज होता है, यूज ऑफ प्लास्टिसाइजर इन पेंट्स, उसको भी आपको बताना है, और अच्छे पेंट के लक्षण, ये तो आपको जरूर से जरूर करके जाना, अच्छे पेंट के लक्षण। ये क्वेश्चंस बार बार आपको दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, धात्विक संक्षारण के रोकथाम की विधियां स्पष्ट कीजिए। धात्विक संक्षारण मतलब मेटालिक कोरोजन, मेटालिक कोरोजन प्रिवेंशन मेथड, मतलब उनको कैसे बचाया जा सकता है। उसके बाद फिर संक्षारण के कारण, कॉजेज ऑफ कोरोजन, कोरोजन को कैसे बचाया जा सकता है और कोरोजन किस लिए होता है, संक्षारण किन किन विधियों के माध्यम से होता है। जैसे आप लोग देखा होगा कि नमी जो होती है, लोहे में नमी का कारण कैसे होता है, जब नमी पड़ती है लोहे पे तो क्या होता है, वहां पे लोहे में जंग लग जाती है। तो उसी चीजों को आपको फर्क पढ़ना है यहाँ पे, और इसको अच्छे से, मतलब इतना ज्यादा आपको याद नहीं करना है कि रट लेना है, आपको समझना है खाली। जितना अच्छे से आप समझेंगे उतना ही अच्छे से आप लोगों का तैयार। अभी भी आप लोगों के पास कम से कम 15 दिन का टाइम है मिनिमम, मेरे हिसाब से आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं बिना डरे हुए। अगर आप एक एक क्वेश्चन रोज भी करेंगे ना, तब भी आप आसानी से केमिस्ट्री फोड़ के आएंगे। जो बच्चे बैक के लिए डरते हैं उनको बैक के डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन या फिर विद्युत रासायनिक संक्षारण क्या होता है। ये कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है, लघुत्तरी में भी आ जाता है। तो विद्युत रासायनिक संक्षारण ये अच्छे से आपको कर लेना। और एक चीज, जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करेंगे, ठीक है, श्रेणी करेंगे, तो आपको यहाँ पे डायग्राम्स जरूर बनाने हैं। डायग्राम से एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर के ऊपर, तो जितना अच्छा आप डायग्राम बनाएंगे उतना ही अच्छा आप लोगों का नंबर मिलने वाला है, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूं। लर्निंग डे का काम आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, लर्निंग डे का काम ये भी है कि आपको कितना अच्छा आप कॉपी पे लिख सकते हैं, कितना अच्छा आप नंबर उठा सकते हैं, सारा काम लर्निंग डे का है। आप मतलब आपकी पूरी जिम्मेदारी लर्निंग डे प्लेटफॉर्म की है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और इनके लक्षण और अनुप्रयोग स्पष्ट करें। और लक्षण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, मतलब आपको इनको पॉइंट्स में बताना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। पहले परिभाषा 2 लाइन की जो हमेशा होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं, आयनिक विभव होते हैं, उन्हीं के हिसाब से क्या करा जाता है, एक ऑर्डर में एक टेबल बनाया जाता है। उसी टेबल में क्या करते हैं, एलिमेंट्स को भरा जाता है, उनके आयंस को भरा जाता है, उसके बाद उनके कुछ आयन विभव होते हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको बताना है आपको, बताने के बाद इसके लक्षण जो है, लक्षण हो तो पॉइंट्स में लिखना है, अनुप्रयोग एप्लीकेशन हो तो उनको पॉइंट्स में लिखना है। ये सारी चीजें कितनी आसान है, आपने कितनी बार इसको पढ़ा होगा, लेकिन आपको याद कैसे करना है वो अच्छे से आप नोटिस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, जल की कठोरता, परमानेंट एंड टेम्परेरी हार्डनेस में अंतर। आप ऐसा याद करिएगा कि टेम्परेरी यहां पे बनाइएगा, परमानेंट यहां पे बनाइएगा, यहां पे अस्थाई और यहां पे अस्थाई। इन दोनों को बनाने के बाद जैसे मैंने बताया पॉइंट्स में आप अगर याद करेंगे तो उतना ही अच्छा आपको अंतर भी याद होगा। जब आप अंतर याद कर लेंगे तो आप वही अंतर उठा करके इनकी परिभाषाओं में भी लिख सकते हैं। कभी कभी होता है कि ये लघु उत्तरी में भी आता है और ये दीर्घ उत्तरी में भी आता है। अभी तक मैं जितने क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको जहां पे जरूरत है मैं बता दे रहा हूं कि आपको दीर्घ उत्तरी में कहां आएगा और लघु उत्तरी में कहां आएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स इन बेयरिंग। बेयरिंग में स्नेहक के कार्यों का उल्लेख कीजिए। मतलब जो बेयरिंग होती है आप देखते होंगे, चाहे बहुत सी जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है बेयरिंग का, ठीक है। तो ये मैकेनिकल वर्क्स में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो आपकी बाइक हो जाए, चाहे वो आपका कार हो जाए, चाहे ट्रक हो जाए, हर जगह बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है।
तो जितने भी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो स्नेहक का उपयोग यहाँ पे क्या होता है ये आपको अच्छे से बताना है। ल्यूब्रिकेंट्स का काम क्या होता है कि किसी भी मैकेनिकल वर्क जो होते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट जो होते हैं, उनके काम को थोड़ा सा सरल बनाना होता है। इन्हीं सारी चीजों को आपको यूज अच्छे से बताना है। और जब भी यूज लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, स्नेहक, बेयरिंग में स्नेहक के कार्यों का उल्लेख करते समय लिखेंगे स्नेहक का प्रयोग बेयरिंग में, ऐसा कुछ हेडिंग डाल के आप यहाँ पे पॉइंट्स में ही लिखेंगे। मैं पॉइंट्स को बार बार बता रहा हूं क्योंकि पॉइंट्स में लिखने पर ही आपको नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक अच्छे स्नेहक के क्या क्या गुण होने चाहिए। पहली चीज, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगाए जल्दी से आप लोग, 3 स्टार। पेपर लीक हो गया जान लो, पेपर लीक हो गया, आपको ये याद करके जाना। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड और बेस्ट लुब्रिकेंट, मतलब आपको पॉइंट्स में सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है कि एक अच्छे स्नेहक के क्या गुण होने चाहिए। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न उत्तर नंबर, प्रश्न आपको 13वां लिखना है। जल को मृदु बनाने की जो परमिटेड विधि होती है उसका उल्लेख करना है। इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको बताना है कि परमिटेड विधि क्या होती है। इसके साथ आपका यहाँ पे 1 नंबर का भी क्वेश्चन याद हो रहा है कि परमिटेड विधि होती क्या है। तो परमिटेड विधि की हेल्प से, आपको मदद से क्या करना है कि वाटर को सॉफ्टन कैसे करना है, इसको मृदु कैसे बनाया जाता है जल को, उसका उल्लेख करना है। इसमें आपको इक्वेशन, जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे उपयोग हो, ये जरूर से जरूर लिखना है। वो भी आपको कैसे बना करके, हैशटैग बना करके या फिर स्टार बना के या फिर इंप्लॉइज दैट लिख करके आपको इसको लिखना ही लिखना है, जल को मृदु बनाने के तरीका। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, टिप्पणी कीजिए, कमेंट ऑन द फॉलोइंग या फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी VSEPR। ये क्वेश्चन तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अच्छे से, जब मैंने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, बच्चे जाकर के वहां से देख सकते हैं जो अभी तक नहीं देखे हैं। मुश्किल से आपको 50 से 60 मिनट में आपको दोनों लेक्चर पढ़ाया गया है। दोनों लेक्चर में आप जाकर के पार्ट 1 पार्ट 2 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हैं। आपका पूरी अवधारणाएं क्लियर हो जाएंगी आपकी, क्या लिखना है आपको। ठीक है। और VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, इसको भी आपको पॉइंट्स में ही लिखना है। जितना ज्यादा आप समझेंगे, जितना अच्छे से आप लिखेंगे, उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15, संकरण क्या है, इसकी विशेषताएं और प्रकारों का उल्लेख कीजिए। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आप लोग जानते हैं, जिसमें s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल सब साथ में मिलते हैं। sp बनाता है, sp2 बनाता है, sp3 बनाता है, sp3d2 बनाता है। ये सारे ऑर्बिटल्स आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। जब ये क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, संकरण करते हैं। संकरण करने के बाद आप लोगों ने इनको निकालने की भी विधि देख रखी होगी। यहाँ पे इसको जेड से कैलकुलेट करते हैं। अगर जिन बच्चों को संकरण में कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि चैप्टर 1 में 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को आप लोगों को अच्छे से करना है। परमाणु संरचना, आवर्त सारणी और रासायनिक बंध, इन तीनों को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो मैं गारंटी कर रहा हूं आपके अच्छे नंबर आने ही वाले हैं। और IUPAC 4 से 5 चीजें ऐसी हैं कि आपको करके ही जाना, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। ये चीज अगर आपने नहीं कर रखा है प्रेजेंटेशन, तो आप लर्निंग डे चैनल पे जाकर के संकरण अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मात्र एक वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 16, टिप्पणी कीजिए। अब देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स में आते हैं जो आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होता है, तो वहां पे आपका एक एक नंबर में ये 5 क्वेश्चन रहेंगे, आपको करना होगा। सिग्मा और पाई बॉन्ड में अंतर, सिंगल बॉन्ड और डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। पाई बॉन्ड क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिग्मा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। पाउली का सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मॉलिक्यूल किसका है, ये आपको मिलेगा आवर्त सारणी में। कहां पे मिलेगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में मिलेगा। हुन्स का नियम, हुन्स का रूल पढ़ेंगे। ऑफ-बाउ का सिद्धांत, किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं उसका तरीका होता है ऑफ-बाउ का सिद्धांत। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, जो बच्चे लास्ट तक बने रहेंगे उन्हीं का फायदा होने वाला है और गारंटीड फायदा होगा, मैं लिख करके दे रहा हूं आपको। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, समस्थानिक और संभारिक। ठीक है। हाइड्रो, कहां आप लोगों ने प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये सारी चीजें आप लोगों को तो रट उठी होंगी, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको करना ही करना है इसको। अब यहाँ पे देखिए पीएच, देखिए अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गए। ये थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए ऑप्शनल होने वाला है, जो लगातार क्लास नहीं कर पाए हैं, जो मेहनत नहीं कर पाए हैं, जो न्यूमेरिकल नहीं कर पाए हैं, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा सा वीकर बच्चों के लिए होता है, जो मतलब लास्ट टाइम 4 से 6 दिन में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये है कि पीएच निकालना। अगर आप पीएच निकालना सीख लेते हैं, किसी भी एक ऐसा लेक्चर खोलिए जहां पे आपको पीएच निकालना अच्छे से बताया गया, तो पीएच निकालना, पीएच वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स, ईंधन का ऊष्मीयमान निकालने का तरीका आपको अच्छे से अगर कर लेंगे तो हो जाएगा। और क्या है, नस्ट इक्वेशन, नस्ट का समीकरण पे आपको इलेक्ट्रॉनिक विभव वाला जो एक चैप्टर है वहां पे आपको इसको कराया जाएगा। तो ये क्या करें, इसको आप न्यूमेरिकल जरूर से जरूर कर लीजिए। आपको मैक्सिमम अगर 2 से 3 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। कठोरता, कठोरता मतलब यहाँ पे आपको करना है क्या, हार्डनेस, हार्डनेस निकालने का तरीका क्या होता है इन ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 10 की पावर 6 में निकालने का तरीका क्या होता है, यही आपको अच्छे से यहाँ पे करना है, कठोरता निकालने का तरीका। ठीक है। जिसमें आप लोग CaCl2, CaCO3, ये सारे आपको क्या दिखते हैं, कंपाउंड दिखते हैं। यहाँ पे आपको कैल्शियम की
क्या करनी होती है, कठोरता निकालनी होती है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मात्र 4 क्वेश्चन ही करके जाने हैं, 4 ही न्यूमेरिकल हमेशा के हमेशा आते हैं, इससे बाहर से आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला है अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके जा रहे हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिन बच्चों को नहीं पता, मतलब जहां पे क्वेश्चन न्यूमेरिक वैल्यू आती है, जहां पे कुछ संख्याएं दी होती हैं, जहां पे आपको कैलकुलेशन करनी होती है, गणनाएं करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन एक एक नंबर में भी आ सकता है या फिर आपका ये दीर्घ उत्तरी में भी आ सकता है, एक एक पॉइंट में लिखने के लिए, जिसका एक एक नंबर डिफाइंड होगा। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैव ऑक्सीजन मांग, और क्या है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब होगा रासायनिक ऑक्सीजन मांग। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, कठोर एवं जल मृदु जल। ईडीटी एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। परमिटेड विधि, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको 2-2 लाइन में मुश्किल से याद करनी होगी, मतलब कुछ भी टफ नहीं है। जो बच्चे केमिस्ट्री में डरते हैं कि बैक लग जाएगी, डरने की जरूरत खत्म। क्वेश्चन नंबर 19, ध्रुवी अध्रुवी सहसंयोजी यौगिक के बीच अंतर स्पष्ट करिए। तो जैसे मैंने बताया कैसे करना होता है, इसमें लाइन खींचिए, यहाँ पे पॉइंट्स में आपको लिखकर चले जाना कि नॉन पोलर क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड्स, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। यही सारी चीजें आपको यहाँ पे पॉइंट्स में करके लिखना है। क्लियर हो गया? 5-5 पॉइंट्स आप अच्छे से लिख देंगे तो आपका जितना नंबर यहाँ पे आएगा, 5 नंबर में आएगा तो भी लिख लेंगे, 2 नंबर में आएगा तो मैक्सिमम आप 3 पॉइंट से लिखिएगा, 3 या फिर 4 पॉइंट्स, एक एक में 3 से 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4, इससे ज्यादा आप नहीं लिखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, बोर्स एटॉमिक मॉडल की विशेषताएं एवं कमियां बताइए। बोर्स एटॉमिक मॉडल तो बच्चों ने एकदम रट लिया होगा, अब तक याद हो गया होगा। बोर्स का एटॉमिक मॉडल क्या था उसको आप पॉइंट्स में बताइए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट्स में आप अच्छे से एक्सप्लेन करिए जितना आपको अच्छे से याद है। उनकी लिमिटेशंस बतानी है। विशेषताएं मतलब क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपको यहाँ पे, और उनकी लिमिटेशंस बतानी है। क्या बतानी है, कमियां क्या होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, इनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन मतलब जान लीजिए कि आप अगर 20 से 21 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, अब बोनस क्वेश्चन आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब मैं बोनस क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, इसको रट करके जाना है अच्छे से। एस पी डी और एफ ब्लॉक के तत्वों, जो एलिमेंट्स ज्यादा प्रचलित है, प्रचलित कहने का मतलब जो आपको किताबों में बार बार दिखते हैं, उन एलिमेंट्स का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आना चाहिए। जैसे आप 1 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर से जरूर कर लीजिए। डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, आप किताब से या फिर नोट से आप देखते हैं, वहां पे जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या होता है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन या फिर सामान्यतः जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक का, मतलब किसी एक उपकोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उसको आप जनरल फॉर्मूला याद कर लीजिए। जनरल सूत्र याद करने के बाद, सामान्य सूत्र याद करने के बाद उसको आप अच्छे से लिख पाएंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को की विशेषताएं बताइए, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो आपको वहां पे आसानी से समझा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ऑयल गैस क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस, बायोगैस, आइडियल फ्यूल। इसी में आप एक चीज और नोट कर सकते हैं, एलपीजी और सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये सारे मतलब इतनी आसान चीजें आपको एक एक लाइन में याद करना है, इसमें कुछ है ही नहीं बड़ी चीज। और आइडियल फ्यूल, आदर्श ईंधन क्या होता है, ये जरूर से करके जाना है। ऑक्टेन और सीटेन नंबर क्या होता है, ये कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है, कभी कभी 1 नंबर में आता है। और क्वांटम नंबर्स और इसके प्रकार, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूं कि क्वांटम नंबर अच्छे से आपको क्वांटम संख्या करके जानी। क्वांटम संख्या के जो 4 टाइप्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, आपको अच्छे से करके जाना। मुख्य क्वांटम संख्या, और उसके बाद द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या, इन चारों को आपको करके जाना है। इन पे बेस्ड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कभी कभी आ जाते हैं, उनको भी आप कर सकते हैं 1 या 2 नंबर में मैक्सिमम। इसी के साथ आपका ये इंपॉर्टेंट सेशन खत्म होता है। और जो बच्चे लास्ट तक बने रहे उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको सेशन में मजा आया तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनका भी भला हो, आपका भला हो, दूसरों का भी भला हो। यही लर्निंग डे प्लेटफॉर्म का मेन एम है। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।